हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम इंडिया के राजस्थान जो स्टेट है उसके मैप को डिस्कस करने वाले हैं। उसके सारे बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो जो राजस्थान है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। राजस्थान अपनी बॉर्डर स्टेट में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ शेयर करता है और इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है, जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। एरिया वाइज राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और ज़्यादा अगर आप राजस्थान को व्यू करोगे तो राजस्थान से रिलेटेड सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ से राजस्थान से लोकसभा में जो सीट है उनकी संख्या है 25, राज्यसभा में राजस्थान की सीट है 10। इसके अलावा यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स है, वो है 200। जो राजस्थान के कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ का गेम जो है वो बास्केटबॉल है, ट्री खेजड़ी है और फ्लोवर रोहिड़ा है, मतलब स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट गेम, स्टेट डांस। यहाँ का डांस घूमर है, मैमल यहाँ का चिंकारा और कैमल है, बर्ड यहाँ का गोडाउन है, फ्लोवर रोहिड़ा है। तो ये बेसिक फैक्ट देखें। ये सारे जो फैक्ट्स हैं स्पेशली अगर राजस्थान से रिलेटेड आप कोई एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर और जियोग्राफिकल फीचर्स की राजस्थान की आप बात करोगे तो राजस्थान का जो कंप्लीट एरिया है वो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो लगभग डेजर्ट वाला रीजन है और डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। डोमिनेंस ही राजस्थान में डेजर्ट का है। लगभग मध्य से यहाँ पर अरावली हिल रेंज गुजरती है। उसके ईस्टर्न पार्ट पर प्लेन्स हैं और यहाँ पर कोटा बूंदी वाला जो रीजन है वो हाड़ौती रीजन है, मतलब प्लेट्यू रीजन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि प्लेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है। देखो, प्लेन और प्लेट्यू में ज़्यादा अंतर ना होकर के आप अपने घर में आपका जो घर का जो फ्लोर है उसको आप प्लेन मान सकते हो और आपके घर में मान लो कोई टेबल है तो उसको आप मान सकते हो प्लेट्यू। मतलब दोनों ही फ्लैट रीजन है, लेकिन जो प्लेन है वो बिल्कुल नीचे समतल ग्राउंड लेवल पर होता है और जो प्लेट्यू होता है वो कुछ हाई लाइन पर होता है, मतलब ऊंचाई पर होता है। ये मेजर डिफरेंस है प्लेन एंड प्लेट्यू में। प्लेन जो रीजन होता है वो मेजरली जो रिवर्स की एलुवियल सोइल है उसके द्वारा बना होता है और जो प्लेट्यू होता है वो ज़्यादातर हार्ड जो रॉक्स हैं उनके द्वारा निर्मित होता है। अगर आप देखें अरावली रीजन की बात की कि बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल सेंटर से अरावली हिल्स गुजरती है। ये जो अरावली हिल्स है इनका ओरिजिन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था मतलब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी ओल्ड है, इसीलिए ये प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल इरोडेड सिचुएशन में पाई जाती हैं। अब इसका जो पार्ट बचा हुआ है, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल रेगुलर ख़त्म हो रही है लेकिन कुछ पार्ट उसका बचा हुआ है, मतलब जो बचा हुआ है बहुत ही हार्ड है। इसीलिए बोला जाता है कि जो ओल्ड लैंडफॉर्म्स होते हैं उनमें मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं और उनको तोड़ना, उनको एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम देखें, राजस्थान से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है उसमें से एक राजस्थान भी है। राजस्थान का जो सदर्न रीजन है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है उसको लेकर के यहाँ से एमपी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है माही रिवर। ये जो माही रिवर है वो राजस्थान में प्रवेश करके इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को प्रवेश करते हुए काटती है और फिर यहाँ से निकल करके जब गुजरात में प्रवेश करती है उस समय माही रिवर 2 बार काटती हुई निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, माही रिवर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने बेसिक फैक्ट्स देख लिए। आपको पता होगा कि जो अरावली रीजन है वो एक माउंटेनियस रीजन है। तो अगर इसके वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट पाया जाता है तो अगर
इसको आना है, थार डेजर्ट को ईस्टर्न पार्ट में एक्सटेंड होने से रोकने का काम करता है अरावली माउंटेन रीजन। इसलिए अरावली को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अरावली जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ताकि थार जो है वो ईस्टर्न पार्ट तक एक्सटेंड ना हो पाए। जो अरावली है इसकी हाईएस्ट हिल है, हाईएस्ट जो पीक है वो है गुरु शिखर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एरिया है माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और काफ़ी घूमने के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की भी बात करें तो हमारे राजस्थान में कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मोस्ट फीचर्स हैं, मेजर फीचर्स शो होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। वहाँ पर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो रीजन है वहाँ पर कालीबंगा सिचुएटेड है और कालीबंगा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा टेम्पल पाए जाते हैं जो जैन पिलग्रिमेज की एक होली साइट्स है। यहाँ पर राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में पाया जाता है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड लाइफ के लिए इसको जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से रणथंभौर नेशनल पार्क जो सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है और इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा वाले रीजन में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में पाए जाते हैं। ये जो स्टेट है ना राजस्थान, इसको 30 मार्च 1949 को इसको फॉर्म किया गया था, जब राजपूताना से, मतलब राजपूताना, पहले ये जो राजस्थान था वो छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजाओं का एरिया था। उनको बाद में जब हम इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस उन छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाया गया और मिला करके ये प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान है वो अस्तित्व में आया। तो ये हमने राजस्थान के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजस्थान हमारे लिए और काफ़ी एक तरीके से यूज़फुल भी है। अगर आप स्पेशली स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है हमारे पार्लियामेंट के मानसून सेशन को लेकर के, और उस मानसून सेशन को लेकर के बोला गया है कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक ये सेशन हो सकता है। ज़्यादातर इस सेशन को लेकर के ये कोशिश की गई है कि इसके जो भी मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं, उनको कोविड की जो वैक्सीनेशन डोज दी जा रही है वो अवेलेबल करवाई जा सके, उनको दी जा सके, ताकि जब भी सेशन हो, मानसून सेशन, उस समय कोई भी कोविड पेंडेमिक की वजह से परेशानी ना हो। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो GS2 के पर्सपेक्टिव से आप मेंस के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, प्रीलिम्स के हिसाब से इस तरीके से देख सकते हो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हमारे कितने सेशन होंगे पार्लियामेंट के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बोला गया है कि 2 सेशन पार्लियामेंट के 2 सेशन जो होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का क्या नहीं हो सकता, अंतराल नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम ये जो नाम है ना कि मानसून सेशन होगा, बजट सेशन होगा या फिर विंटर सेशन होगा, ये जो है वो तो ट्रेडिशन के आधार पर चलते आ रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बोला गया है कि 2 सेशन के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। ये जो आर्टिकल है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के आप रिलेट कर सकते हो। कोविड के दौरान जुडिशरी ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया उसको लेकर के अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। पहले भी बच्चों को जो अडॉप्ट किया जा रहा था कोविड की वजह से, जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनको इलीगल तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा था, तो उसके लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जारी किए थे। बच्चों को जो न्यूट्रिशन लेवल गिर रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ स्टेटमेंट जारी किए और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। 31 जुलाई को डेडलाइन घोषित की है और ये तब तक ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलकर के 1 नेशन 1 राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करें।
प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनके पास में राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब राशन कार्ड नहीं है तो सबसे मेजर रीज़न ये आता है कि जब भी वो राशन की जो शॉप है उनके ऊपर जाते हैं तो उनको राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स दिए जा रहे हैं हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को, वो सब उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे। कोविड की वजह से जॉब वैसे चली गई है, इनकम लेवल है नहीं, तो राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जॉब नहीं है, उनकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ये वर्क कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया उसमें ये बोला कि राइट टू फूड जो है वो बेसिक जो बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनमें से एक है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में एक इंट्रिंसिक पार्ट आता है राइट टू फूड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई भी जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ पर राशन कार्ड जरूरी होता है, और अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जब ये होगा तो पूरी कंट्री में वो कहीं भी जा कर के राशन को अवेल कर पाएंगी। इसके अलावा जो स्टेट है उनको कम्युनिटी किचन चलानी चाहिए। इसके अलावा जो फूड ग्रेन्स है वो एडिशनल सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाए स्टेट्स को, ताकि स्टेट्स में भी फूड ग्रेन्स को लेकर के कोई की कमी ना हो, और वो कम्युनिटी किचन्स के थ्रू जो वर्कर्स हैं उनको कम्युनिटी किचन को जो प्रोमिनेंट प्लेसेज हैं किसी भी स्टेट के वहाँ पर वो अवेल करवाएं, और अवेल करवाने के दौरान इस पेंडेमिक के दौरान जो वर्कर्स हैं उनको फूड अवेलेबल करवाएं। ये सारे कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि लेबर मिनिस्ट्री को हमने 2018 में ये बोल दिया था कि आप नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक पोर्टल बनाइए, वहाँ पर जो भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उन अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स को रजिस्टर कीजिए ताकि उनके राइट्स को, उनके वेलफेयर्स को और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से ये जो भी पोर्टल बनने वाला था उसमें डिले हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का देखो जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको शो करता है ये। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने परमिशन दे दी है मुंबई बेस्ड फार्मा मेजर सिप्ला को, ताकि उन्होंने जो मिल करके मॉडर्ना वैक्सीन बनाई है उस कोविड-19 मॉडर्ना वैक्सीन को इंपोर्ट किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ये 4th वैक्सीन है। इससे पहले कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी, ये जो वैक्सीन है वो करंटली हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। अब ये 4th वैक्सीन हो जाएगी जो इंडिया में अवेलेबल होगी, और वैक्सीनेशन डोज में इसको यूज किया जा सकेगा। देखो इसके अलावा इंडिया जो है वो फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ में भी बातचीत चल रही है और उनको भी ऐड करना चाहता है वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो। ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी है वो 94.1% है कोविड के दौरान, लेकिन हो सकता है कि जो SARS-CoV-2, देखो इसकी जो इसकी एफिकेसी है वो काफ़ी हाई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोला गया है कि कोविड-19 के दौरान भी इसकी जो सेकेंड वेव आई उसके दौरान भी इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूपी और एमपी में ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसके खिलाफ में कुछ केस दर्ज हुए हैं, और उस केस में ये बोला कि ट्विटर के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर ट्विटर ने अपना जो मैप शो किया इंडिया का, उसमें हमारा जो यूटी है जम्मू कश्मीर लद्दाख उसको इंडिया से अलग करके शो किया है। मतलब हमारी सॉवरेंटी, हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को हनन करने की, उसको वायलेट करने की कोशिश की है ट्विटर ने। तो उसी को लेकर के कुछ केस दर्ज हुए हैं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के मैप को डिस्टॉर्टेड तरीके से शो किया है। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं, और ये जो डाटा हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के हैं। इसमें ये बताया गया है कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में 40% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली
हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो कवर है, मतलब 40% से भी कम लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस से अंडर कवर नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं अगर इनमें बात करें तो इनमें जो भी पर्सन है वो जब भी जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्लिनिक को ज़्यादा चूज करते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए तो गवर्नमेंट क्लिनिक से, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा खर्च करते हैं। खर्च करने का कारण क्या है, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी जो पॉकेट है उसके ऊपर खर्चा बढ़ता है, क्योंकि पहले ही इनकम लो लेवल है और उसके ऊपर भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपके जो पॉकेट है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ने वाला हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमने फ्रंट पेज पर न्यूज़ डिस्कस की कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड्स को करवाइए ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसको इन पेंडेमिक के दौरान राशन अवेलेबल हो पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और जो एक्टिविस्ट है उन्होंने इसका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया है। नेक्स्ट न्यूज देखो, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा इंडियन एयरफोर्स बेस है वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बारे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये सारा जो केस है उसको अपने हाथ में ले लिया है, वो जांच करेगा इसका अच्छे से। आपको ये पता होना चाहिए ड्रोन क्या होता है, एक अनमैन्ड व्हीकल होता है और उसी के थ्रू अटैक किया जाता है। अब इसमें ड्रोन का यूज़ किया गया, पहली बार ऐसे अटैक देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपके ऊपर मिसाइल अटैक होएगा, आपके ऊपर एयर अटैक होएगा, आपके ऊपर वाटरवे से अटैक होएगा, आपके ऊपर लैंड अटैक होएगा। लेकिन जो ड्रोन अटैक है वो तो ऐसा अटैक है कि जो अननोन है उससे आपको फियर होना सबसे ज़्यादा फियर है। तो ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये एक तरीके से टेररिज्म का एक एक्सटेंशन जो फॉर्म है उसको शो करता है। इस तरीके के अटैक्स नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लेवल में और भी हाई लेवल पर हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशली कोई मान लो कोई पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पर कुछ हो रहा है, वहाँ पर इस तरीके के अटैक किए जा सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई इलेक्शन रैली है उसमें इस तरीके के अटैक किए जा सकते हैं। तो ये जो भी ड्रोन अटैक हुआ है इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करना और ये जो आगामी जो हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इन चीज़ के लिए अपने आप को झोंक देना। इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना, GS3 वाला जो पार्ट है आपका यूपीएससी का, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जा रहा है इसको सिक्योर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो हमारे श्रृंगला, यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बोला कि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको बढ़ाने के लिए। जो साइबर स्पेस एक्सपर्टीज़ हैं उनका काम, साइबर स्पेस एक्सपर्टीज़ का काम है कि जो साइबर स्पेस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन दिया जाए, लेकिन उन एक्सपर्टीज़ का यूज किया जा रहा है टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए। तो काफ़ी गलत तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, ये गवर्नमेंट ने बोला है। और हमारे इंडिया में 300% तक साइबर अटैक्स बढ़ चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे पावर ग्रिड महाराष्ट्र में हमने ये इंसिडेंट देखा और एयर इंडिया के जो डाटा बेस हैं उनके ऊपर इस तरीके के साइबर अटैक देखने को मिले। हमारे जो स्टेट हैं वहाँ पर जो साइबर स्पेस एक्सपर्टीज़ है उनको तो यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है इसका जो कंटेम्प्रेरी फॉर्म है इसको काउंटर करने के लिए हमारे साइबर स्पेस एक्सपर्टीज़ को और ज़्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो
नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन के प्रतिजी ट्रस्ट फाउंड, उन्होंने कुछ स्टडी की और उन्होंने ये माना कि कोलकाता में स्पेशली उन्होंने ये स्टडी की, तो उसमें ये माना कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक मेजर डिजिटल डिवाइड देखने को मिला। मतलब 40% प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो कोविड पैंडेमिक के दौरान वो ऑनलाइन क्लासेज ना ले पाए। देखो, कोविड के दौरान सभी ने ऑनलाइन क्लासेज, जो भी स्टडी हुई, एजुकेशन हुई, ऑनलाइन क्लासेज हुई। तो डिजिटल डिवाइड को आप दो कंपोनेंट्स के आधार पर डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है कि नॉर्मल आपने सिर्फ कोविड के दौरान एजुकेशन के लिए आपने जो गैजेट्स हैं वो खरीदे, और दूसरा आपके पास में अफोर्डेबिलिटी थी, आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते थे। दूसरा मेजर इशू ये था कि डाटा भी तो होनी चाहिए ना। आपके पास गैजेट्स हैं लेकिन आपके पास में डाटा नहीं है, आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप उसके पास में एक्सपेंडिचर कर सको, खर्चा कर सको। तो ये जब स्टडी की गई तो उसमें ये माना गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्पेशली कोलकाता में स्टडी की कि वहाँ पर ये देखने को मिला डिजिटल डिवाइड। तो रूरल एरियाज़ में तो आप सोचो कि कितनी बुरी हालत होगी। इसके अलावा जो चिल्ड्रन हैं उनको, बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल से एजुकेशन से उनकी दूरी बन गई, क्योंकि गैजेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उनके पास में एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं था। इसके अलावा प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर जो है कि बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे तो न्यूट्रिशन लेवल उनका कम हो रहा है, क्योंकि मिड डे मील स्कीम के तहत उनको फूड दिया जाता था, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनमें प्रॉब्लम हुई, न्यूट्रिशन लेवल कम आया। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने प्रोवाइड भी करवाने की कोशिश की, लेकिन जब वो फूड है, वो राशन है, वो घर में गया तो वो सारे जो फैमिली है उनको अवेलेबल हो पाया। तो जो चिल्ड्रन हैं उनमें न्यूट्रिशन लेवल की भी कमी हुई है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आने की वजह से भी यहाँ के जो एरिया है वो काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसमें कमी हुई इस अम्फान साइक्लोन की वजह से। नेक्स्ट न्यूज देखो, फॉरेन पेज से है। फॉरेन पेज में आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है वो आपको पता होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन यहाँ पर ये देखिए, इसमें इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया ये रीजन आता है। तो इथियोपिया का जो नर्दर्न पार्ट है इसको बोलते हैं टिग्रे रीजन। यहाँ पर टिग्रे रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, और ये जो टिग्रे क्राइसिस हुआ था इसमें एरिट्रिया ने भी इथियोपिया का साथ दिया था। तो दोबारा से ये जो टिग्रे फोर्सेज हैं उन्होंने दोबारा से इथियोपिया की जो भी कैपिटल है उसको गेन कर लिया है, उसको सीज कर दिया है, बहुत सारा एरिया जो है वो अपने अंडर कर लिया है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ से छोड़ करके बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही आ रही है, और ये जो टिग्रे फोर्स है वो एथनिकली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है दैट डोमिनेटेड इथियोपियाज नेशनल पॉलिटिक्स फॉर नियरली 3 decades, हैज़ बीन बैटलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस अर्ली नवंबर एंड हैज़ मेड मेजर टेरिटोरियल गेन्स इन द पास्ट वीक। इस फाइटिंग की वजह से 2 मिलियन पीपल जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा एथनिक क्लिनजिंग की रिपोर्ट सामने आई है। ब्रूटल गैंगरेप्स, मास किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, ये इसके इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये टिग्रे जो एक तरीके से क्राइसिस था वो दोबारा से मतलब रीच बढ़ रही है। जो भी टिग्रे फोर्सेज हैं वो दोबारा से इस एरिया में कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।